हाँ जी, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अश्विनी कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एलसीएस कॉमर्स क्लासेस में। और मैंने चैप्टर 4 की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है आपकी नेशनल इनकम की। मैंने तीनों मेथड डाल दिए उसमें। मैंने अलग से उसमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का टॉपिक डाल दिया आपका जो परेशान करता है आपको। ठीक है जी? अभी जीडीपी वर्सेस वेलफेयर का छोटा-सा एक टॉपिक बचता है। ठीक? इसके बाद मेरा एक प्रॉमिस आपसे क्वेश्चंस आंसर का ज़रूर है, वो मैं पूरा करूँगा आपका। ठीक है जी? एग्जामिनेशन सीरीज में चलाने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर की। इकोनॉमिक्स के हाइड्रो के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन प्लस ये न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है। एडीएस वाली भी कराऊंगा चैप्टर 7 की। एक बार उसकी रिकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट की डाल दूँ। ठीक है जी? मैं आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज तो एग्जाम की चलाने वाला हूँ, वो अलग से चलाऊंगा, बिल्कुल प्लेलिस्ट उसके अलग बनाऊंगा। ठीक है जी? तो वो एग्जाम सीरीज के नाम से होगी आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी? सो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपसे पूछे जाते हैं, पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, उन सबको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी उस तरह की। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट भी हल्का हल्का डिस्कस हो जाएगा और वो क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट वीडियो की तरह आप इन्हें यूज जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी? ये भी डिटेल वीडियो है, ऐसा नहीं है कि भाई आपका थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर दिया, पूरी पूरी डिटेल वीडियो है। और डिटेल वीडियो आजकल इसलिए जरूरी है बेटे, एमसीक्यू जो पूछता है ना वो, और जो इधर उधर से घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर आपका जो सीओटी का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ा हुआ है, फिर वहाँ एमसीक्यू करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है बेटे, ये 11th-12th का सिलेबस ही आता है आपका, और मेजर तो 12th का आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए इस बात को। बाद में 1 डेढ़ महीना बचता है, उस पर सिर्फ आप अपने आप को अच्छे से सिर्फ वो कर सकते हैं कि भाई एक पॉलिश कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं आप पूरा पढ़ने बैठेंगे, आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तब हो जाएगा। तो बेटे अपना टाइम बचाते रहिए और तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए। ठीक है जी? ये जीडीपी एंड वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं आपके। ठीक है जी? तो आपका जो बोर्ड है, हमारा जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, उसमें जीडीपी एंड वेलफेयर का ये 3 मार्क्स में पूछ लेता है। 3 मार्क्स में काफी पूछता है जी। 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि जीडीपी इज नॉट इंडिकेटर ऑफ टोटल वेलफेयर, या इस जीडीपी इज इंडिकेटर ऑफ टोटल वेलफेयर। उसमें डिपेंड और रिपीट पूछ लेता है आपसे। ठीक, तो जीडीपी जो होता है आपका गुड्स, आप जीडीपी पढ़ चुके हैं, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी आप पढ़ चुके हैं क्या होता है आपका। ठीक है जी? ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके जो किसी भी कंट्री को अगर हम बेस बनाए, तो उसमें गुड्स एंड सर्विस का क्या वैल्यू है। ठीक है जी? इस सर्विस के वैल्यू को लेता है। तो कहते हैं ये पूरी तरह से इंडिकेटर नहीं हो सकता कंट्री में उनका अच्छे से वेलफेयर है। भाई किसी कंट्री का जीडीपी हाई है, तो ये उस तरह का 100% इंडिकेशन नहीं है कि जो वेलफेयर है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लोगों का चीज़ों को गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी है, वो एकदम 100% अच्छी है सबके लिए। ठीक, तो 100% सबके लिए अच्छी है, इस तरह की बात जीडीपी नहीं कर सकता। ठीक है जी? क्यों नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ रीजन बताए हैं कि जीडीपी आपका 100% वेलफेयर क्यों नहीं बता सकता। ठीक जी? उसमें जो इनमें ये 6 रीजन दिए हैं, आपने इन 6 रीजन में से या तो एमसीक्यू में पूछ लेता है, या इसमें से किसी रीजन को बेस बना लेता है जिसमें एक्सटर्नलिटीज मेन है। एक्सटर्नलिटीज को अलग से बनाता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ये तो आपका 2 मार्क्स 4 मार्क्स में बहुत आराम से पूछे जाना है, 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन अलग से है इसमें जीडीपी एंड वेलफेयर में। ठीक है जी? बाकी वो जीडीपी एंड वेलफेयर को पूरे को पूछ लेता है, या एक्सटर्नलिटीज पूछ लेता है। ठीक है जी? तो जीडीपी जो इंडिकेटर नहीं है कंप्लीट वेलफेयर का, उसके कुछ रीजन बताए हैं। उसका पहला रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी? डी दिया है तो डोमेस्टिक इनकम मान लेंगे हम इसमें, कि भाई आपके जो गुड्स और सर्विस का है, उसमें जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिच वर्सेस पुअर के लिए कैसा है। इनइक्वलिटीज कॉन्सेप्ट होता है, इनइक्वलिटीज का मतलब होता है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक जी? अगर इस जीडीपी में ज्यादा हिस्सेदारी रिच की है, पुअर की नहीं है, तो ये 100% सेटिस्फेक्शन नहीं बता सकता सब लोगों के लिए। ठीक जी? रिच के लिए आपने जो इनकम, इनकी जो जीडीपी हो रही है उसमें रिच का पार्ट ज्यादा है, जो इनकम जनरेट हो रही है, जो इनकम अवेलेबल हो रही है। ठीक है जी? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम मिल रही है, पीपल के लिए ज्यादा है। ठीक जी? पुअर के लिए कम है। तो फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई जीडीपी से बढ़ने से हमारे देश में सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है, अमीरों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसमें कहते हैं आपने अगर सबकी वेलबींग देखनी है, सबके लिए टोटल वेलफेयर चेक करना है। ठीक है जी? ये तो सिर्फ बताता है पर कैपिटा इनकम, ये तो इनकम बता देगा आपकी। ठीक, अब वो इनकम कितने कितने लेवल पे, कितने कितने लेवल पे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, पुअर का कितना हिस्सा, रिच का कितना हिस्सा। तो इसमें जो आपको देखना है अल्टीमेटली, इस वाले कॉन्सेप्ट में कहता है हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखना है, रिच वर्सेस पुअर है, जो गैप है वो कम हुआ है या बढ़ गया है। अगर बढ़ गया, जीडीपी बढ़ने से गैप बढ़ रहा है कि भाई रिच के पास ज्यादा इनकम जा रही है, तो हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीट वेलफेयर में है। ठीक है जी? फिर सेकंड जो कहता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कह रहे हैं बहुत सारी वैल्यू जो होती है सर्विस
आप काउंट ही नहीं करते हैं, जो आपकी मार्केट वैल्यू जिनकी असरटेन हो सकती है, जैसे हाउस वाइफ की सर्विस है, आपकी मदर घर में कुछ काम करती है, नॉन मॉनेटरी आप किचन गार्डनिंग करते हैं, कुछ इस तरह के काम करते हैं जिनको आप लव एंड अफेक्शन के लिए या अपने पर्पज के लिए करते हैं, ठीक है जी। वो सर्विस प्रोडक्शन एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। उसमें आपका मार्केट वैल्यू असरटेन नहीं हो सकती, लेकिन वो क्या है, आपके समाज में वेलफेयर के लिए तो वो योगदान कर ही रही ना, वेलफेयर तो कर ही रहे हैं, ठीक। अब उन चीजों के लिए क्या करते हैं, उन चीजों के लिए अलग से सर्विस लेनी पड़ती है आपको, ठीक है जी। तो ये कहते हैं आप जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं, तो ये वेलफेयर में तो काउंट होगी लेकिन जीडीपी में नहीं है, ठीक जी। तो कह रहे हैं जीडीपी में काउंट नहीं है लेकिन वेलफेयर में काउंट होगी, तो जीडीपी को हम कंप्लीट नहीं मान सकते कि जीडीपी हमारा क्या बता रहा है, कंप्लीट पिक्चर दे रहा है किसकी, वेलफेयर की। फिर कहते हैं जी चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज नो आउटपुट चेंज। मान लो आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ है ड्यू टू प्राइस चेंज, ड्यू टू प्राइस चेंज। मैंने पीछे आपको दो चीज पढ़ाई है, मैंने आपको दो चीज पढ़ाई है, एक तो मैंने आपको पढ़ाया है रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी, ठीक जी। तो मान लो अगर आपका चेंज फिजिकल नहीं है, रियल चेंज नहीं है, आपके आउटपुट में चेंज नहीं आया, आपका जीडीपी चेंज हो गया, ठीक जी। मान लो आपका आउटपुट पहले भी 100 था, अब भी 100 है, ये पहले 15 रुपए की चीज थी, अब 20 की होगी, तो आपका जो जीडीपी होगा इस बार आपका आएगा 2000, इस बार आएगा 1500। लेकिन आप चेंज करो, देखो आउटपुट सेम है, आपकी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन सेम है, लेकिन सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से आपका जीडीपी बड़ा लग रहा है। तो कह रहे अगर फिजिकल आउटपुट नहीं हुआ चेंज जीडीपी में, ठीक जी, जीडीपी में बढ़ोतरी जो हुई है उसमें गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई नई तरक्की नहीं हुई, ठीक। तो फिर तो बेटे केवल प्राइस लेवल पे आप अगर चेंज देख रहे हो, ठीक, तो वो जीडीपी आपको रियल पिक्चर नहीं देगा। फिर कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, हार्मफुल एक्टिविटीज। जैसे मान लो हमारा गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन काउंट कर रहे हैं हम कि फैक्ट्री या कंपनियां कितना गुड्स और सर्विस काउंट कर रही है, लेकिन उसके बदले में जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसको काउंट नहीं कर रहे हम, क्योंकि वेलफेयर के लिए वो आपका बैड हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। जो हमारे हम आप लोग हैं उनकी जो इम्पैक्ट आएगा, जो आपका कंट्री में लोग रह रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। हमने पॉजिटिव चीज तो गिन ली कि उनसे जो गुड्स और सर्विस काउंट हुई, वो तो सिर्फ नंबर को काउंट करता है गुड्स और सर्विस के, बाकी चीजों को छोड़ देता है। अब पोल्यूशन कितना, पोल्यूटेड चीज की, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ, ठीक, अगर वो ज्यादा है, वो हार्मफुल एक्टिविटी हमने काउंट ही नहीं की, हमने गुड्स और सर्विस काउंट करके बैठ गए कि भाई इतना गुड्स और सर्विस हुआ है, इतने लाख करोड़ में हुआ है, इतने इसमें हुआ है, ठीक, हमने गुड्स और सर्विस तो काउंट कर ली, लेकिन हमने वो जो पॉल्यूशन हुआ है जिससे डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का, वो हमने काउंट नहीं किया, बैड जो इम्पैक्ट आएगा हेल्थ पे। तो कहते हैं ना तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को लेते हैं ना निगेटिव के। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है सर, जैसे कोई फ्री में पार्क्स यूज हो रहा है, पब्लिक पार्क्स यूज कर रही है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हेल्थ पे, वो स्पेस जो मिल रहा है उन्हें घूमने के लिए, वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक, ना तो आप उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक जी, जो पब्लिक को मिल रहा है, और जो एनवायरमेंट को निगेटिव मिल रहा है ना वो काउंट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ क्या काउंट कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस जनरेटेड फॉर द मॉनेटरी पर्पज, ठीक है जी, हम तो गुड्स और सर्विस काउंट कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम गुड्स और सर्विस काउंट कर रहे हो, ये पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, तो ये जीडीपी हमारा कैसे बताएगा कंप्लीट वेलफेयर, ठीक है जी। एक यहाँ ये कंप्लीट वेलफेयर नहीं बताता इस वजह से। फिर कहते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको मतलब नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ से, ठीक है जी, पॉपुलेशन ग्रोथ काउंट ही नहीं करता। मान लो जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो मिलने वाली जो गुड्स और सर्विस है, जो पार्ट हो जाएगा, पार्टिसिपेशन जो रेट हो जाएगा गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी में लोगों का, वो तो कम होता जाएगा। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है वेलफेयर पे, ठीक है जी। जीडीपी नहीं बताता, जीडीपी नंबर की बात करता है, जीडीपी पॉपुलेशन इंपैक्ट की बात नहीं करता। फिर जी हमें देख रहा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है जी, ये भी अलग से पूछ लेता है। कंपोजिशन का मतलब होता है किस टुकड़ों में जीडीपी है, जो गुड्स और सर्विस है वो किस तरह की गुड्स है, वो वॉर गुड्स हैं या कंजम्पशन और एसेंशियल पर्पज वाली गुड्स है। वॉर गुड्स जो युद्ध वगैरह के लिए बनी है, ठीक जी, वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती वेलफेयर को, ठीक है जी, वो डायरेक्टली जरूरी है, कभी कभी इन चीजों के लिए सिक्योरिटी के लिए जरूरी सब चीजें हैं, लेकिन जो मेन कंजम्पशन और एसेंशियल पर्पज के लिए, जो मेन समझी जाती है कंजम्पशन और एसेंशियल पर्पज के लिए, जो आपको हाउस होल्ड के लिए, एसेंशियल पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि आपने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी हुई है, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस में, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपका जीडीपी किस तरह दिशा में जाएगा, ठीक। तो मान लो जीडीपी कंपोजिशन में वॉर गुड्स वर्सेस कंजम्पशन एंड एसेंशियल गुड्स, हम देखेंगे जो गुड्स हमारे कंपोजिशन में है जीडीपी के, वो किस तरह की हैं, ठीक जी। अगर आपकी कंजम्पशन और एसेंशियल गुड्स ज्यादा है तो वो ज्यादा वेलफेयर करेगी, वो ज्यादा वेलफेयर के लिए इंडिकेट करेगी, ठीक है जी। अगर वॉर गुड्स ज्यादा है तो इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली वो इतना वेलफेयर नहीं करती है। तो ये इस तरह की चीजें, ये कारण होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो गया आपका, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को काउंट नहीं करते,
चेंज इन प्राइस की वजह से जीडीपी का अच्छा पूरा पता नहीं लगता, ठीक है जी, कि असली में फिजिकल चेंज हुआ भी नहीं हुआ। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज दोनों को इग्नोर कर देते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को इग्नोर करके चलते हैं। वॉर गुड्स वर्सेस कंजम्पशन एंड एसेंशियल गुड्स, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी किस तरह का है, ठीक जी, उस तरह को देख, वो तो नहीं बताएगा भाई किस किस गुड्स से है, वो तो सिर्फ एक जीडीपी देख लेंगे हम, कितना जीडीपी है, इतना बढ़ा है इस बार, ठीक है। तो उससे हम 100% नहीं बता सकते कि भाई जीडीपी बढ़ गया, सिर्फ ये है मतलब इसका, जीडीपी बढ़ा तो 100% ये नहीं कह सकते कि सबको बेनिफिट है, बराबर बेनिफिट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है जी। तो जीडीपी बढ़ने के साथ साथ हमने इन पॉइंटों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम कंप्लीट वेलफेयर की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। तो वेलफेयर को अलग तरह से लिया गया है और जीडीपी को अलग तरह से लिया गया है, ठीक। तो ये जीडीपी जो है रियल इंडिकेटर नहीं माना जाता कंप्लीट वेलफेयर का, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त, ये पॉइंट के साथ बहुत अच्छे से पूछ लेता है। एक्सटर्नलिटीज को पढ़ के जाना, मैंने पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के आपको क्या बता दिए, एग्जाम्पल बता दिया, उसमें इतना ही लिखना है, हार्मफुल एक्टिविटी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सो पब्लिक पार्क्स का एग्जाम्पल लिख देना और एक पॉल्यूशन वाला लिख देना, आपका एक्सटर्नलिटीज वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक। बाकी मैंने आपको अच्छे से बाकी सारे कवर कर दिए, ठीक है जी। इनइक्वालिटीज वाला अलग से पूछ सकता है, जीडीपी वाला अलग से पूछ सकता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी अलग से पूछ सकता है, उसकी मर्जी है वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हमने तो हर तरह से तैयार होकर चलना है, ठीक है जी। ये आपका छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी मैंने कवर कर दिया। अब बारी रह जाती है नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड की लिस्ट को भी मैं 10-5 मिनट में ऐसे रिकॉर्ड कर दूंगा, 2 4 5 10 अच्छे क्वेश्चनों के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटे उससे करने में, आपका अगर उससे भला होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाने में, क्वेश्चन का प्रॉमिस है, मैं मिक्स वाले क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के और वैल्यू एडेड के कुछ क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको जरूर कराऊंगा, जिससे आपको एक अच्छे तरह का कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है बेटे। एक दो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता बेटे, 40 45 45 50 50 क्वेश्चन है और अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, कम से कम 10 15 तरह के ट्राई तो करके जाने चाहिए बेटे, जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं, कम से कम ऐसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक। वैसे तो मैं सिलेक्टिव स्टडी के मूड में नहीं रहता, पर कुछ बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करते हैं बेटे, तो सिलेक्टिव भी ऐसा सिलेक्ट हो आपका कि एटलीस्ट वहां अच्छे से परफॉर्म कर पाओ आप, ठीक है। इतना भी कम सिलेक्टिव ना हो कि भाई हम ऊपर ऊपर से चीजों को बढ़ के चले गए, उसने घुमा फिरा के क्वेश्चन मारे, उधर से एग्जाम ने और हम ध्वस्त हो गए। तो इस तरह की पढ़ाई आपने की भी पढ़ाई और की नहीं, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान होगा आपको, बाद में रिग्रेट होगा, यार पढ़ भी, हम इतना पढ़ भी लिया उतना नहीं, ठीक। इस अभी है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ज्यादा टाइम लगाने से कुछ नहीं बिगड़ता, ज्यादा पढ़ने से, ठीक, फायदा ही होता है, ये बात पक्की रखना। हम भुगते हैं, भुगती हुई बात है, कम पढ़ने से नुकसान होता है, ज्यादा पढ़ने से फायदा होता है, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है जी। अभी मैंने आपके साथ कोई शेयरिंग नहीं की, अपनी जर्नी कोई शेयर नहीं की, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ पहले पढ़ा लूँ बच्चों को, पढ़ाई से तो एक बार जुड़ जाऊँ उनके साथ, फिर हम जर्नी भी शेयर कर लेंगे, ठीक है जी। क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी, कैसे स्टार्ट हुआ एलसीजी, क्या चीज़ें हैं, हम एक दिन आपसे उसके लिए बात कर लेंगे। अभी हम जरा अपना जरूरी मुद्दे पे बात कर लेते हैं एग्जाम में, आप अच्छे से एग्जाम दे लीजिए अपना, फिर हम मुद्दों पे आ जाएंगे। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन को एक बार चला के देख लेना अच्छे से आप, ठीक जी। इसके जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है हाई ऑर्डर में दिए हुए हैं, कई क्वेश्चन 3 4 है लगभग, उनको एक बार पढ़ लेना, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, यही टिक करके खत्म कर देना, क्लास देखते टिक करो खत्म करो, ठीक है जी, छोड़ना कुछ नहीं है। चलिए, आपको मैं जानता हूँ आपके मुद्दे, इंडियन इको को के क्वेश्चन डिकोड करने में आपको दिक्कत आती है, मैं ऑफलाइन में भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं पूरे मुद्दे जानता हूँ बच्चों के, आप परेशान मत होइए, मैं क्वेश्चनों के साथ हाई ऑर्डर के इंडियन इको तो उल्टी उल्टी पढ़ाऊंगा आपको, क्वेश्चन से पढ़ाऊंगा, कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा के जब आंसर कराऊंगा उनके, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग भी बताऊंगा, अभी पॉइंट कैसे कैसे छाट लो, होपफुली मैं तैयार कर रहा हूँ, समरी मेरी बन जाए, मैं समरी से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको पॉइंट रिटेन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़े बड़े आंसर लिखने में दिक्कत आती है, हमें लिखने की बड़ी है और करेक्ट, ठीक है जी। तो मैं वे भी आपको करा दूंगा, ठीक। आप बेफिक्र रहिए बेटे, मुझे एडीएस वाला कॉन्सेप्ट भी पता है, बच्चों को परेशान करता है वो 7 8 9 वाले चैप्टर में, ठीक। मैं 9 को आपको बैंकिंग के साथ भी पढ़ाऊंगा करके, ठीक है। बैंकिंग का तो मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, बैंकिंग के जो आपका जो मनी कंट्रोल पे पूछता है असली तो, ठीक है, रेपो घटा दिया बढ़ा दिया, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ शानदार, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक, सारे तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे तरीके से, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, कैसे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है जी। वो अब पिछली बार रेपो को दिया था, कट किया है, किस तरह से किया है, कब कट करना है कब नहीं करना है, यही यही करवाऊंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।